हाँ, क्वेश्चन नंबर 47 में बोला गया है 411 लीटर फ्लास्क आर सेपरेटली फिल्ड विद द गैसेस H2, हीलियम, O2 एंड O3 at the same temperature and pressure. The ratio of total number of these gases in different flasks would be। 1 मिनट, हम इसको थोड़ा ट्रांसफर कर देते हैं वन नोट में। चलो भाई ध्यान दो, इसका डिस्कशन कर लेते हैं क्वेश्चन का। क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है 411 लीटर का फ्लास्क है जिसको हम लोग सेपरेटली फिल कर रखे हैं H2 के साथ, दूसरा हीलियम के साथ, तीसरा O2 के साथ और चौथा O3 वाले पार्ट के साथ। ऐसा कुछ मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो अगर मान लो कि हम लोग को इसमें क्वेश्चन में 1 मिनट, तो क्वेश्चन में ऐसा दे रखा 4 कंटेनर्स हैं और चारों कंटेनर्स के केस में कुछ वॉल्यूम मेंशन कर रखा है। तो अगर मान लो कि एक कंटेनर में H2 है, दूसरे कंटेनर वाले पार्ट में हम लोग के पास हीलियम है, तीसरे कंटेनर वाले पार्ट में ऑक्सीजन है और चौथे कंटेनर में O3 है। चारों का वॉल्यूम सेम है, 1 लीटर दे रखा। तो एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो जैसे ये कंसेप्ट हम लोग अभी तो डिस्कस नहीं किया, इनफैक्ट डिस्कस करेंगे भी नहीं अभी तुम लोगों को। और अगर किसी ने बुकलेट पढ़ा होगा तो उसको वहाँ पे ये चीज मिल जाएगी, बट हम इसको STP कंडीशन से रिलेट कर देते हैं। जैसे अगर बोला है सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो वो सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर हम लोग STP कंडीशन क्यों ना मेंशन करते। मान लेते हैं कि सारे के सारे सिस्टम्स को STP कंडीशन पे डाल दिए, तो जब हम लोग STP कंडीशन पे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं, तो बताओ भाई आद्या, STP कंडीशन पे नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सर वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, ठीक है। तो इस केस में अगर चारों पार्ट में नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं, तो वॉल्यूम 1 लीटर है डिवाइडेड बाय 22.4, वॉल्यूम 1 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4, 1 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4, 1 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 आराम से मेंशन किया जा सकता है। ये तो सबसे पहला पार्ट है जिसको हम लोग आराम से कंसिडर कर सकते हैं। फिर उसके बाद आगे मेंशन किया कि द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो अगर मान लो कि हम लोग यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स मालूम है, तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स वाले पार्ट से अगर नंबर ऑफ एटम्स में जाने की कोशिश करते हैं, तो प्रॉब्लम एक चीज का है कि H2 वाला पार्ट एटम है कि मॉलिक्यूल है? बोलो भैया दया, एटम है या मॉलिक्यूल है? सर मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल है। तो जब नंबर ऑफ मोल्स हम लोग मॉलिक्यूल का डिफाइन कर रहे हैं, तो कैलकुलेशन में हम लोग मॉलिक्यूल का करेंगे। जो बोलते हैं ना नंबर ऑफ स्पीसीज, उसमें एटम पे नहीं जा सकते, सीधा मॉलिक्यूल पे जाके काम करेंगे। तो मॉलिक्यूल पे जाएंगे अगर, तो नंबर ऑफ मोल्स से जब नंबर ऑफ स्पीसीज में जाते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ स्पीसीज इनटू n है। तो इस केस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाले पार्ट में हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस केस में बेसिकली Na डिवाइडेड बाय 22.4 होगा, दूसरे वाले केस में भी Na डिवाइडेड बाय 22.4 होगा, तीसरे वाले केस में भी Na डिवाइडेड बाय 22.4 और चौथे वाले केस में भी Na डिवाइडेड बाय 22.4 कर सकते हैं, ठीक है। अब सवाल में ये तो बोला नहीं है रेशियो में कि हम लोगों को मॉलिक्यूल का रेशियो निकालो, सवाल में बोला है एटम्स का रेशियो निकालो। तो जब हम लोग मॉलिक्यूल्स का नंबर निकाले तो यहाँ से एटम पे जा सकते हैं। तो ऐसे एक चीज है कि हम लोगों का हीलियम पहले से एटम है, तो इसका मॉलिक्यूल बोलना भी एब्सर्ड चीज होगा। ये एटम था तो इसका नंबर ऑफ एटम्स ऑलरेडी निकल के आ चुका है, बट चलो ठीक है, फिर भी अगर इसको मॉलिक्यूल बोले हम लोग, तो इस मॉलिक्यूल के अंदर एक ही एटम है, मतलब मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। जबकि H2 में 2 एटम है तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, O2 में 2 एटम है तो डाई एटॉमिक, और O3 में 3 एटम तो ट्राई एटॉमिक। तो अगर एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है तो 2 मॉलिक्यूल में 2 इंटू 2, 10 मॉलिक्यूल में 10 इंटू 2, x मॉलिक्यूल में x इंटू 2 कर सकते हैं। तो जब यहाँ से एटम निकालेंगे, तो एटम वाले पार्ट में जैसे एक काम कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो निकालेंगे तो 1:1:1:1:1। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो निकालेंगे तो इस केस में यहाँ से जब रेशियो लेंगे तो ये भी 1:1:1:1 ही आएगा। बट जब नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे, तो जितने मॉलिक्यूल्स हैं उसका 2 गुना एटम है, मतलब 2 इंटू, ये पूरा का पूरा वैल्यू को x मान लेते हैं, 2 इंटू एक्स। दूसरे वाले केस में नंबर ऑफ एटम्स कितना है, तो एक ही एटम है, इसका मतलब 1 इंटू पूरे वैल्यू को x मान रखा है।
फिर थर्ड वाले केस में वापस 2 एटम इंटू एक्स, और फोर्थ वाले केस में 3 एटम इंटू एक्स। तो जब हम लोग रेशियो निकालेंगे तो रेशियो में एक्स वाला पार्ट तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 2:1:2:3। तो मॉलिक्यूल का रेशियो अगर बोलता तो 1:1 निकल के आता, लेकिन अगर एटम का रेशियो बोला तो उस केस में 2:1:2:3 निकल के आएगा। ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन वाले पार्ट में अपना आंसर कौन सा होना चाहिए भाई, बताओ। सी ऑप्शन ऑप्शन। सी ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 के अलावा और कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। सर 44। 44, क्वेश्चन नंबर 44 में विच वन इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो पहला ऑप्शन दे रखा है 11.2 लीटर ऑफ अ गैस एट एनटीपी वेज इक्वल टू वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी कहीं बताया था क्या तुम लोग को? वेपर डेंसिटी शायद नहीं बताया ना। हाँ ठीक है ठीक है, नहीं बताया तो इस क्वेश्चन को रहने दो, इस क्वेश्चन को अभी के लिए हम छोड़ देते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को रहने दो, जब वेपर डेंसिटी बताएंगे तो इसको होमवर्क दे देंगे। ये पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़े थे इसलिए शायद ऐसा कंफ्यूजन हो गया। और कोई डाउट? सर 7। क्वेश्चन नंबर 7। हेलो, यस सर। क्वेश्चन नंबर 7, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सब्सटेंस कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम, एन एलिमेंट ऑफ अ सब्सटेंस तो कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम। सही है गलत है तुम्हारे हिसाब से? कभी बचपन में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ा था? यस सर। तो मेरे हिसाब से इसका हम जवाब नहीं देंगे तुमको, ठीक है। अ कंपाउंड कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू कंस्टिट्यूएंट। तो एक कंपाउंड को हम लोग दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे H2O बना तो H2O वाला पार्ट आराम से H2 और O2 में कन्वर्ट भी हो सकता है। तो उसके अंदर जैसे मान लो कि दो डिफरेंट एलिमेंट मिलके अगर एक कंपाउंड बन रहा है तो डेफिनेटली किसी तरीके से उनको दोनों एलिमेंट में कन्वर्ट तो कर ही सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन भी सही है। थर्ड ऑप्शन मिल्क इज अ होमोजेनस मिक्सचर, सही है कि गलत है? आए सही बताओ है। बाकी लोग। होमोजेनस मिक्सचर होता है मिल्क, हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है? होमोजेनियस। पक्का? हाँ। मिल्क होमोजेनस मिक्सचर होता है, हम तो हेट्रोजेनस सुने हैं भाई। हाँ सर। मिल्क तो हेट्रोजेनस होता है ना। उसमें जब भी हम लोग मिल्क की बात करते हैं मतलब उसके अंदर छाली तो होता ही होता है, मतलब बटर होता ही होता है। हम लोग होमोजेनाइज्ड मिल्क की बात नहीं कर रहे जो तुमको आजकल कार्टून में मिलता है ना, पैकेट में मिलता है अमूल का होमोजेनाइज्ड मिल्क, वो अलग चीज होता है। उसमें कोई भी क्रीम नहीं होता। बट जो छाली होता है वो एक्चुअल में अंदर मिल्क के अंदर सॉलिड के पार्टिकल्स है, बेसिकली फैट है वो। तो फैट जब कंसंट्रेट हो जाता है या फिर एक जगह मर्ज होता है तो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट होता है। जब हीट करते हैं तो पूरा सरफेस पे आ जाता है, अदरवाइज वो पार्टिकल्स अंदर ही रहते हैं। तो मिल्क वाला पार्ट होमोजेनस मिक्सचर हो ही नहीं सकता, तो हेट्रोजेनस मिक्सचर है। फिर उसके बाद आगे मेंशन किया है ऑल होमोजेनस मिक्सचर्स आर कॉल्ड सॉल्यूशन, सही है गलत है? वैसे इसमें आंसर क्या दे रखा है, मुझे तो चारों सही लग रहा है। एन एलिमेंट ऑफ अ सब्सटेंस कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम, पहला स्टेटमेंट सही है। कंपाउंड कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू इट्स सब्स्टिट्यूएंट, ये भी स्टेटमेंट सही है। दूसरा मिल्क इज अ होमोजेनस मिक्सचर, ये भी स्टेटमेंट तो मेरे हिसाब से सही है। सॉरी सही है नहीं, होमोजेनस मिक्सचर ना हेट्रोजेनस मिक्सचर था। थर्ड ऑप्शन आंसर होना चाहिए, फॉल्स सही है, थर्ड ऑप्शन आंसर होगा। क्या दिया इसका आंसर? एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का डी ऑप्शन, डी ऑप्शन गलत दे रखा है भाई। अब वैसे डी ऑप्शन भी मेरे हिसाब से क्या था, ऑल होमोजेनस मिक्सचर आर कॉल्ड सॉल्यूशन, ये तो सर गलत ये चीज है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 था। हाँ अच्छा सॉरी, क्वेश्चन 7 था। क्वेश्चन 7 था। क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन दे रखा है सी। तो सी फॉल्स स्टेटमेंट तो है, तो सही है। सी वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मिल्क जो है वो हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है। हम लोग होमोजेनाइज्ड मिल्क की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग नॉर्मल मिल्क की बात करें तो नॉर्मल मिल्क में बटर होता ही होता है, जो छाली होता है वो होता ही होता है, इसलिए हेट्रोजेनस मिक्सचर है। बट डी ऑप्शन वाले पार्ट में ऑल होमोजेनस मिक्सचर आर कॉल्ड सॉल्यूशन, ये तो मेरे हिसाब से गलत है। मतलब हेट्रोजेनस मिक्सचर वैसे सॉल्यूशन में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता भी है तो होमोजेनस बोलना चाहिए क्या? ऑल होमोजेनस मिक्सचर्स आर कॉल्ड सॉल्यूशन। अगर हम लोग
यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए हैं, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होमोजेनस हो गया, और उसको सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं हम लोग। लास्ट ऑप्शन वाला पार्ट सही है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन वाला पार्ट गलत स्टेटमेंट तो है, डी ऑप्शन वाला पार्ट सही है। तो इसमें किसका डाउट था ये वैसे? सर प्रवीण। प्रवीण, इसमें कौन सा ऑप्शन में डाउट था ये बताओ? सर फर्स्ट ए फर्स्ट नंबर। ऑप्शन में एन एलिमेंट ऑफ अ सब्सटेंस कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम। ये चीज बचपन से सुनते आ रहे हैं ना कि कोई भी एटम होता है वो अपना यूनिक प्रॉपर्टी शो करता है, और वो बाकी डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से बिल्कुल अलग होता है। जैसे क्लोरीन का एटम है वो अपना यूनिक प्रॉपर्टी शो करेगा, ब्रोमीन का एटम यूनिक प्रॉपर्टी शो करेगा, ऑक्सीजन का एटम अपना यूनिक प्रॉपर्टी शो करेगा। ये तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का सबसे बेसिक पार्ट है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स के एटम अपने खुद के यूनिक यूनिक प्रॉपर्टी शो किया करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट वाला पार्ट तो सही है एकदम बिल्कुल। सवाल ने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, गलत कौन सा है? तो पहला सही है, मतलब अपना आंसर नहीं होगा। और कोई डाउट? सर और क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये तो हम सवाल नहीं कराए अभी तक, और होमवर्क भी नहीं दिए थे शायद से। सर एक्सरसाइज 3 से भी दिए थे। हाँ दिए थे शायद से, बट सर एक्सरसाइज 3 का 12 दिए थे आप। अच्छा एक मिनट, एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 12 दिए थे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12, if 32 gram of oxygen contains 6.022 into 10 to the power 23 molecules at NTP, then 32 gram of sulfur under the same condition will contain। तो अगर मान लो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें, साइड में यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। 32 ग्राम ऑफ O2 contains 6.022 into 10 to the power 23 molecules। तो इस केस में, और molecules of STP बोला है, तो इस केस में 32 ग्राम ऑफ सल्फर अगर दिया तो O2 का मोलर मास 32 होता है। 32 ग्राम दिया, 32 मोलर मास है, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स 1 निकल के आएगा। और यहाँ पे भी 32 ग्राम ऑफ सल्फर है, और अगर केवल सल्फर लेके चले हम लोग, केवल सल्फर, और चारों ऑप्शन में दे भी रखा है सल्फर सल्फर, उसमें S2 S8 S6 इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं दे रखा, तो 32 ग्राम दे रखा है, और इसका एटॉमिक मास मतलब मोलर एटॉमिक मास 32 होता है, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल्स 1 के बराबर होगा। तो अगर नंबर ऑफ मोल 1 है तो एक मोल में कितने एटम्स होंगे? तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स निकल के आएंगे। ऑप्शन 1 वाला पार्ट कंसिडर कर सकते हैं। वैसे इसमें एक चीज मेंशन करना चाहिए था, विल कंटेन इतना एटम्स ऑफ सल्फर। केवल एस लिखने से काम नहीं चलेगा, बट बाय डिफॉल्ट हम लोग एटम कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। बट अगर मान लो जैसे सवाल में यहाँ पे मॉलिक्यूल्स दिया है, तो प्रॉब्लम इस चीज का है कि S8 मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट करता है, S2 भी एग्जिस्ट करता है, ऑल्दो S8 सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्म तो बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा एब्सर्ड सवाल है यहाँ पे। गिवन क्वेश्चन के हिसाब से चलो इसमें एक छोटा सा मॉडिफिकेशन हम करा भी देंगे, यहाँ पे अगर हम लोग ऐसा कंसिडर कर लें, एक मिनट, ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन वाले पार्ट में हम लोग आराम से करेक्शन कर पाएंगे कि हम लोग इस क्वेश्चन में ऐसा मेंशन कर सकते हैं कि कितना S2 के मॉलिक्यूल होंगे। अगर S2 के मॉलिक्यूल बोलेंगे तो इस केस में हम लोग का सेकंड ऑप्शन आंसर होगा 3.011 इंटू 10 टू द पावर 20, सॉरी सेकंड ऑप्शन भी नहीं, सेकंड ऑप्शन तो नहीं हो सकता भाई, 21 इसमें दे रखा है, तो इस ऑप्शन में तो है नहीं, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम यही करेक्शन कराएंगे। 32 ग्राम ऑफ सल्फर अंडर सेम कंडीशन विल कंटेन हाउ मच नंबर ऑफ एटम्स। मतलब यहाँ पे जो विल कंटेन है, यहाँ पे एक चीज हम लोग कंसिडर अगर कर ले, हाउ मच एटम, तब उस केस में हम लोग का आंसर आराम से सही हो सकता है। हाउ मच एटम बोलना ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा, ऑप्शन 1 आंसर निकल के आ सकता है, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन में एरर है, बस चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 12 के अलावा? सर 14। क्वेश्चन नंबर 14, if V ml of vapor of substance at NTP weighs W gram, then the molecular weight of the substance is। कितने लोगों से बन गया क्वेश्चन नंबर 14? जल्दी बताओ, बना किसी से क्वेश्चन नंबर 14? अच्छा, बना किसी से नहीं है, डाउट केवल आद्या का। ये कौन सा हिसाब किताब है भाई? लक्ष्य बना सवाल? अंशुल? नहीं सर, नहीं बना था ये वाला। चलो ध्यान दो,
if V ml of vapor of substance at NTP weighs W gram, then the molecular weight of the substance is। तो जैसे एक चीज कंसिडर कर सकते हैं कि सवाल में वॉल्यूम दे रखा, सवाल में मास दे रखा है, ठीक है। तो आद्या खुद ये बताओ सोच के, मास और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है, मतलब क्या कॉमन चीज है? सर मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कॉमन पार्ट आता है, मोल से हम लोग मास में जा सकते हैं, मोल से हम लोग वॉल्यूम में जा सकते हैं। तो अगर हम लोग एक सब्सटेंस का कुछ सर्टेन मास ले तो सब्सटेंस का कुछ सर्टेन वॉल्यूम होगा, तो इसका मतलब सेम अमाउंट, मतलब सेम नंबर ऑफ मोल्स कुछ मास बना रहा, कुछ वॉल्यूम बना रहा। तो इसका मतलब अगर हम लोग वी एम एल वाले पार्ट से नंबर ऑफ मोल्स रिलेट करें और डब्ल्यू ग्राम वाले पार्ट से नंबर ऑफ मोल्स रिलेट करें, तो उससे हो सकता है शायद कैलकुलेशन निकल के आ जाए। तो इस केस में डब्ल्यू ग्राम दे रखा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस दे रखा, हम दूसरी जगह पे इस चीज को लिख रहे हैं। एक मिनट, जैसे क्वेश्चन में इस तरह का पार्ट दे रखा है कि वॉल्यूम वाला जो पार्ट है वो v के बराबर दे रखा और वेट वाला जो पार्ट है वो w के बराबर दे रखा। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर हम लोग एसटीपी कंडीशन वाले पार्ट पे मेंशन करना शुरू करते हैं, तो एसटीपी कंडीशन पे तो हम लोग 22.4 के हिसाब से काम करते हैं, मालूम है। और नंबर ऑफ मोल्स अगर हम लोग मोलर मास के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो वेट अपॉन मोलर मास फॉर्मूला आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.4। और क्योंकि दोनों सेम अमाउंट ऑफ स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा, मतलब दोनों केसेस में नंबर ऑफ मोल्स बराबर होने हैं, तो वेट अपॉन मोलर मास विल बी इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.4। तो इसका मतलब मोलर मास इज इक्वल टू 22.4 इंटू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई वॉल्यूम वाला पार्ट कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग, अच्छा तुम लोग को स्क्रीन तो दिख ही नहीं रहा, ओह सॉरी, हाँ ये नहीं चीज, सर। हाँ सॉरी सॉरी, जैसे यहाँ पे दे रखा है, जैसे वॉल्यूम वाला पार्ट v है और वेट वाला पार्ट w है, और हम लोग नंबर ऑफ मोल्स w अपॉन m से रिलेट कर सकते हैं, उसके अलावा नंबर ऑफ मोल्स हम लोग वॉल्यूम बाई 22.4 से रिलेट कर सकते हैं। और क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है तो हम लोग का नंबर ऑफ मोल्स दोनों तरफ से बराबर आएगा। तो चाहे w अपॉन m लिखो चाहे वॉल्यूम अपॉन 22.4 लिखो, दोनों में कोई डिफरेंस हेलो नहीं है। सर। हाँ बोलो। सर क्लास स्टार्ट हो गया, मतलब ज्यादा कवर हो गया। बहुत ज्यादा खत्म होने वाला है क्लास अब। सॉरी सर, बाहर थे सर, आने में थोड़ा टाइम लग गया। कोई बात नहीं, क्लास अभी जस्ट शुरू हुआ है, डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। चलो, तो इस केस में W अपॉन m इज इक्वल टू V अपॉन 22.4। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन वाले पार्ट में जैसे जो वेट है वो तो W दे रखा है, W ग्राम, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास भी ग्राम में निकालेंगे, लेकिन अगर सवाल थोड़ा बहुत ध्यान है, वैसे हम फिर से स्क्रीन पे दिखा रहे हैं सवाल को, अगर क्वेश्चन वाले पार्ट को कंसिडर करें तो इस क्वेश्चन में हम लोगों के पास में दे रखा है VML, मतलब यहाँ पे हम लोग मिलीलीटर में वॉल्यूम लेके चल रहे हैं। लेकिन जब हम लोग एसटीपी कंडीशन अप्लाई करते हैं तो एसटीपी कंडीशन वाले पार्ट में तो हम लोग ml के हिसाब से काम नहीं करते हैं, हम लोग वहाँ पे तो क्या बोलते हैं लीटर के हिसाब से काम करते हैं। तो अगर नीचे लीटर है तो ऊपर भी तो लीटर होना चाहिए। तो जो VML है इसको हम लोग 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लीटर का कन्वर्जन हो जाएगा। तो अपना पूरा जो मोलर मास वाला पार्ट है वो 22.4 इंटू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई v इंटू 10 टू द पावर -3 आराम से कंसिडर कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन वाले पार्ट में अगर ऑप्शन देखें तो ऊपर क्या आया था भाई अपने पास, सर फर्स्ट ऑप्शन होगा शायद। W इंटू 22.4 और डिवाइडेड बाई v इंटू 10 टू द पावर -3। तो W ऊपर होना चाहिए, मतलब सेकंड ऑप्शन तो हो नहीं सकता, थर्ड ऑप्शन हो नहीं सकता, फोर्थ ऑप्शन हो सकता है, फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है, और 22.4 ऊपर होना चाहिए। तो लास्ट ऑप्शन भी खत्म हो गया, हमको नहीं मालूम है कौन सा है, ठीक है, हम कैलकुलेट भी नहीं किया। और ये तुम लोग को सीखना भी है बेसिकली कभी कभी कि क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ऑप्शन का रिजेक्शन होता है। हमेशा केवल सब्जेक्टिवली क्वेश्चन में सॉल्व करनी है, तुम्हारे बोर्ड का एग्जाम नहीं, तुम्हारे स्कूल का एग्जाम नहीं, केवल सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों मिला करके पूरा का पूरा क्वेश्चन बनता है, केवल ही नहीं क्वेश्चन आधा दे दिया और उससे काम हो गया। क्वेश्चन के बाद सारे ऑप्शंस पढ़ने होते हैं, तब जाके कभी कभी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और हमेशा ऑप्शन में कैलकुलेशन करने से पहले रिजेक्शन करो, हमेशा रिजेक्शन करो। जैसे मेरे पास 4 ऑप्शन था तो आद्या बोल दी कि सर फर्स्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि उधर दिख रहा था 22.4, नीचे 10 टू द पावर -3, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, अपना आंसर आ गया। हमको मतलब नहीं है, हमको एक चीज दिखा, और क्योंकि हम तो स्क्रीन चेंज कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज मेरे पास अगर एक ही पेज में क्वेश्चन है तो हमको दिखा W ऊपर होना चाहिए, V नीचे होना चाहिए।
तो सेकंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गया, बचा क्या फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ। और 22.4 का फैक्टर ऊपर होना चाहिए, तो डी ऑप्शन में नहीं है, पहले ही ऑप्शन में है। तो कुछ भी हो पहला ही ऑप्शन अपना आंसर होगा, आइदर पहला ऑप्शन आंसर होगा, नहीं तो आंसर ही नहीं होगा, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ही गलत रहेगा, ऐसा हम लोग आराम से कंसिडर कर सकते हैं। तो इस केस में अपना फर्स्ट ऑप्शन आंसर निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद अगर और कोई डाउट है तो पूछो। सर एक्सरसाइज 2 का 47। एक्सरसाइज 2 का 47 मोहतरमा डिस्कस हो चुका है, तो हम आपको नहीं बताएंगे, लेट आए हैं तो दोबारा डिस्कशन नहीं करेंगे। सॉरी सर। अरे तो रिकॉर्डिंग में देख लेना, रिकॉर्डिंग में समझा रखा है। अच्छा ठीक है सर। और नहीं कोई सर, डाउट? लेट आने के लिए सॉरी। हाँ सर, एक्सरसाइज 3 का 50। एक्सरसाइज 3 का 50, इतना होमवर्क दे रखे हैं क्या? अरे गजब। नहीं सर, आप 22.4 कुछ कुछ ही दिए लीटर, थे। हाँ ठीक है, 22.4 लीटर ऑफ वाटर वेपर एट एनटीपी व्हेन कंडेंस्ड टू वाटर ऑक्यूपाई। ये सवाल हम बोले थे कि बहुत अच्छा सवाल है, किसी से बना ये सवाल? किसी से भी सवाल बना? मयंक बनाया सवाल ये? नहीं सर। प्रवीण, लक्ष्य, कोई नहीं बनाया सवाल? स्मृति? सर ये लिखा हुआ ही नहीं था। चलो हम जो सवाल पूछेंगे, सवाल को हम स्क्रीन पे डाल देते हैं, एक मिनट रुक जाओ। हम जो सवाल का पार्ट पूछेंगे, हम कैलकुलेशन तुम्ही से करेंगे, ठीक है? बट हम जो चीज पूछेंगे तुमको बस बोलते चले जाना है और तुमको कैलकुलेशन करते जाना है अपने कॉपी में, ठीक है? हाँ, ये पहला पार्ट, इसमें जो कैलकुलेट करना है, बस ये कैलकुलेट करके बताओ कि अगर हम केवल वाटर वेपर की बात करें, ठीक है, वाटर वेपर, तो इस केस में हम लोगों को कितना नंबर ऑफ मोल्स मिलेगा वाटर वेपर का? सर केवल ये बताओ। 1 वॉल्यूम बाई 22.4, तो सीधा 22.4 डिवाइडेड बाई 22.4 मतलब नंबर ऑफ मोल्स 1 निकल के आ गया। फिर उसके बाद ऐसा मेंशन किया है व्हेन कंडेंस्ड टू वाटर ऑक्यूपाइज एन अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ। तो एक चीज बताओ, ये जो हम लोग एसटीपी कंडीशन अप्लाई करते हैं, ये किसके लिए अप्लाई करते हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैस? सर गैस। गैस के लिए। तो अगर गैस के लिए अप्लाई करते हैं, तो जब वाटर को हम लोग कंडेंस कर देंगे, जैसा सवाल ने बोला है कि वाटर वाले पार्ट को हम लोग को कंडेंस करना है, तो अगर हम लोग वाटर को कंडेंस कर दें तो उसके बाद फिर हम लोग थोड़े ना इस पे एसटीपी कंडीशन अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर वाटर को कंडेंस कर दिए, तब उस केस में हम लोग वाटर के हिसाब से अगर काम करेंगे तो डेंसिटी यूज कर सकते हैं, 1 ग्राम पर ml, इसके हिसाब से आराम से काम कर सकते हैं। तो इस केस में नंबर ऑफ मोल्स 1 है, इसका मतलब अगर हम लोग वेपर लें या हम लोग लिक्विड लें, नंबर ऑफ मोल्स से हम लोग मास तो निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास। तो जो वाटर है उसका मास कितना निकल के आएगा? 18 ग्राम के बराबर, ठीक है। और हम मान के चल रहे हैं कि H2O वेपर का जो मास है वो 18 ग्राम है। अब एक चीज सोचो, जैसे मान लो हम लोग एक कंटेनर में 1 किलो पानी लिए, ठीक है, उसका इवेपोरेशन कराए और उसको एक कंटेनर में कलेक्ट कर लिए, तो जब हम लोग पूरा का पूरा पानी इवेपोरेट करा देंगे, तो जिस कंटेनर में उसके वेपर को कलेक्ट कर रहे थे उसमें कितना मास मिलेगा हम लोग को पानी का? पानी का मतलब वाटर वेपर का कितना मास मिलेगा अगर हम लोग कंटेनर में 1 kg पानी लेके उसको इवेपोरेट कर रहे थे तो पूरा? सर जितना मास पानी का था। जितना मास पानी का था उतना ही मिल रहा है ना, क्योंकि मास तो चेंज नहीं होने वाला, मास के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो पहले वो लिक्विड में था, अभी पूरा इवेपोरेट होकर के वेपर में चला गया, तो लिक्विड के जगह पे वो वेपर में गया, लेकिन जितना मास लिक्विड में था उतना ही वेपर में रहा। बस ये है कि लिक्विड में थोड़ा कॉम्पैक्ट फॉर्म था, वॉल्यूम कम था, बट वेपर में ज्यादा बड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म रहा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग लिक्विड के केस से इस पूरे के पूरे सिस्टम को वेपर में कन्वर्ट करें, तो अगर यहाँ 1 kg मास है तो सारा का सारा पार्ट कन्वर्जन होने के बाद 1 kg में कन्वर्ट होगा। तो उल्टा भी तो ट्रू है
अगर हम लोग वेपर का 1 kg लेके चलते हैं, उसको पूरा कंडेंस करते हैं, तो पूरा का पूरा पार्ट लिक्विड में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब ये है कि अगर इस क्वेश्चन में हम लोग के पास वेट ऑफ H2O ऑफ वेपर बोलते हैं 18 ग्राम के बराबर, तो इसका मतलब वेट ऑफ H2O इन लिक्विड फॉर्म आफ्टर कंडेंसेशन वो उतने के ही बराबर रहता है जितना वेपर कंडेंस्ड हुआ है, इसका मतलब 18 ग्राम के बराबर। तो अब हम लोग को पानी मतलब लिक्विड, ठीक है, पानी का मास 18 ग्राम मालूम है, पानी का डेंसिटी 1 ग्राम पर ml मालूम है, तो इस केस में वॉल्यूम ऑफ H2O लिक्विड कितना निकल के आएगा, कैलकुलेट करके बताओ। और डेंसिटी का फॉर्मूला तो सबको बचपन से मालूम है, मेरे हिसाब से इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। सर 18 ml। इतना टाइम लगेगा जी तुम लोगों को? तुम लोगों को ना सिचुएशन को देख के फास्ट रिएक्ट करना नहीं आता है। तुम लोग हमेशा सारी चीजें, हम पहले भी जब रीड बैच शुरू हुआ था तो तुम लोग को बोले थे 4-5 लोग, उसमें 6 लोग थे, तुम लोग पहले भी बोले थे सब्जेक्टिवली क्वेश्चन को मत सॉल्व करो, सिचुएशन को जुगाड़ के जैसा देखो, इसका जुगाड़ यहाँ डाल दिया, इसका जुगाड़ यहाँ डाल दिया, तो जुगाड़ू बनना सीखो। मतलब अगर बहुत स्ट्रीमलाइन, मतलब एक नॉर्मल टाइप से काम करेंगे तो आप फास्ट नहीं हो सकते। आप अच्छे हो सकते हैं लेकिन आप फास्ट नहीं हो सकते। आज के टाइम पे फास्ट होना भी जरूरी है और अच्छा होना भी जरूरी है। अगर हम इस चीज को सॉल्व करेंगे तो जैसे डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, तो इसका मतलब मास का और वॉल्यूम का रेशियो सेम है, जितना मास लेंगे उतना ही वॉल्यूम आएगा। तो मास अगर 18 तो वॉल्यूम 18 होगा, सीधा वहां से कैलकुलेशन करेंगे हम। ऐसा थोड़ा ना डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम लिखेंगे, फिर मास का वैल्यू पुट करेंगे, डेंसिटी का वैल्यू पुट करेंगे और वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। ये नॉर्मल लोग करते हैं, ये नॉर्मल लोगों को करना आता भी है, लेकिन नॉर्मल से काम नहीं चलता है, आपको नॉर्मल से हट के काम करना है। तो 1 ग्राम पर ml मतलब मास और वॉल्यूम का रेशियो सेम है, तो जितना मास उतना वॉल्यूम, या जितना वॉल्यूम उतना मास, तो 18 ग्राम है, इसका मतलब हम लोग 18 ml वाटर का वॉल्यूम आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो अपने पास जो क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन क्या होना चाहिए भाई? 18 ml ऑप्शन, फोर्थ वाला पार्ट आराम से आंसर कंसिडर कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में आंसर अपना फोर्थ निकल के आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में डाउट रह गया होगा तो फिर से पूछ सकते हैं, और अगर डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है तो। सर हाँ सर ये 33 नंबर जो क्वेश्चन है ना, हाँ, उसमें मेरा आंसर नहीं आ रहा है जो दिया हुआ है। तो उसमें तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा है तो बढ़िया है, नहीं आ रहा है। 33 नंबर क्वेश्चन कौन से केस में, मतलब एक्सरसाइज 2 का। अच्छा 2 का, एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 33, एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 33 वाले पार्ट में ऐसा बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम मास। तो सवाल में अगर मैक्सिमम मास बोला है, एक मिनट इसको भी स्क्रीन पे शेयर कर लेते हैं उधर। हाँ, तो क्वेश्चन में जैसे हम लोग को मैक्सिमम मास निकालने बोला है, तो अगर मैक्सिमम मास निकालने बोला है तो हम लोग को हर एक केस में, जैसे शायद से हमको एक जगह दिखा था कि उधर सीसी वाला ही फॉर्मूला दे रखा था, तो ठीक है सीसी दे रखा है तो हम लोग एसटीपी कंडीशन वाला अप्लाई करेंगे काम, और जहाँ नंबर ऑफ मोल दे रखा वहाँ पे नॉर्मल नंबर ऑफ मोल्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो सवाल में जैसे यहाँ पे ग्राम एटम दे रखा, तो जब भी कभी ग्राम एटम देगा तो ग्राम एटम का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, मतलब नंबर ऑफ मोल्स को लिखने का ये तरीका होता है, ये तरीका ध्यान रखना होता है। ग्राम एटम दे, या फिर ग्राम मॉलिक्यूल दे, या फिर ग्राम आयन, तो इसका मतलब है कि हम लोग नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहे हैं। जैसे 2 ग्राम एटम मतलब 2 मोल्स ऑफ एटम बोलते हैं, ये लिखने का तरीका होता है ना कि एक आदमी का 2 नाम हो सकता है, तो मोल्स बोलने का ये भी एक तरीका है। ग्राम एटम मतलब नंबर ऑफ मोल्स बोल रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ 4 ग्राम मॉलिक्यूल बोला, तो इसका मतलब 4 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल वर्ड यूज करेंगे हम लोग। मॉलिक्यूल मतलब जैसे अगर ग्राम मॉलिक्यूल दिया तो मोल ऑफ मॉलिक्यूल, अगर ग्राम एटम दिया तो मोल्स ऑफ एटम, अगर ग्राम आयन दिया तो मोल्स ऑफ आयन बोल सकते हैं। तो सवाल में 0.1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन दिया, तो ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन दिया मतलब नाइट्रोजन के एटम की बात कर रहे हैं हम लोग, और उसमें भी 0.1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन का मतलब हो गया 0.1
ग्राम सॉरी 0.1 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन में भी N2 नहीं, केवल नाइट्रोजन एटम। तो अगर हम लोग यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाले तो नंबर ऑफ मोल्स की मास निकाले, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास, मतलब वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। तो यहाँ से वेट वाला पार्ट निकल के आएगा 0.1 इनटू नाइट्रोजन का मोलर मास वाला पार्ट 14 के बराबर, तो 1.4 ग्राम के बराबर वैल्यू पुट अप कर सकते हैं। सबसे पहला चीज 1.4 ग्राम। दूसरे वाले केस में 0.1 मोल ऑफ अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है याद है? जल्दी बताओ अमोनिया का फॉर्मूला, बाकी में से कोई बताओ जल्दी। NH4। NH4, अमोनिया का फॉर्मूला NH4। NH3। अबे नालायक लोग, कहाँ से सॉरी सर। सर वही NH3? तो NH3 वाले पार्ट में सर नाइट्रोजन, गलती से निकल गया, सॉरी। गलती से तुम्हारा सब कुछ हो रहा है आज। उसके से नाइट्रोजन का मास 14 है और हाइड्रोजन का मास तो 1 है, लेकिन 3 हाइड्रोजन है, मतलब टोटल मास 14 + 13 मतलब 17 ले सकते हैं, और 0.1 है। इसका मतलब सेकंड वाले केस में अगर हम लोग मास कैलकुलेट करें तो 0.1 इंटू 17 तो 1.7 वैल्यू आएगा। तो पहले से तो ज्यादा ऑप्शन दूसरे में है, तो पहले को छोड़ देते हैं। फिर 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हीलियम। बट हीलियम गैस मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, हीलियम He के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है केवल। तो अगर हम लोग He कंसिडर करके चले केवल, तो 6.02 इंटू 10⁻23, तो नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्पीसीज बाई एवोगाड्रो नंबर, और एक्चुअल में एवोगाड्रो नंबर इतना ही तो होता है, तो ये पार्ट कैंसिल आउट होगा, बचेगा 1 के बराबर। तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ हीलियम गैस, और हीलियम का मोलर मास होता है 4 के बराबर, 4 ग्राम के बराबर। तो एक मोल में मास कितना आएगा? तो आराम से 4 ग्राम। इसका मतलब बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता आंसर, अभी थर्ड ऑप्शन आंसर हो सकता है। और लास्ट वाले केस में 1120 सीसी, यही सवाल अंशुल पूछा था कि सर सीसी क्या होता है। सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, और कोई और भी ग्रुप में पूछा था शायद से, क्यूबिक सेंटीमीटर। और सीधा ये चीज ध्यान रखना, क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब बोलो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम चीज है। 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सीसी या 1 सेंटीमीटर क्यूब, दोनों में से जो वैल्यू याद रखना है, मतलब सीसी बोलो या फिर सेंटीमीटर क्यूब बोलो, ये पार्ट रिलेशन में याद रखना। 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर 1120 सीसी है तो 1120 सीसी का मतलब हो गया हम लोग 1120 ml की बात कर रहे हैं। और अगर 1120 ml है तो 1120 ml वाले पार्ट से अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो 1120, बट क्योंकि ml है तो हम लोग 1000 से डिवाइड करके चलेंगे, डिवाइडेड बाय 22.4 कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ से इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं 11.2 के फॉर्मेट में। तो यहाँ से एक पार्ट 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1/2 डिवाइडेड बाई 10। तो 1/2 का मतलब कितना हो गया? 0.5 बाई 10, इसका मतलब हो गया 0.05। तो लास्ट वाले ऑप्शन में नंबर ऑफ मोल 0.05 निकल के आ रहा है, और हम लोगों को मास कैलकुलेट करना है। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया CO2। तो जब हम लोग CO2 का मास कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स 0.05 इंटू मोलर मास, मोलर मास कितना होगा CO2 का? 44। 44, तो 44 इंटू 0.05 करेंगे। तो ऐसा करते हैं, 0.05 छोड़ो, 44 इंटू 5 करते तो कितना होता? तो 40 इंटू 5 200 होता, 4 इंटू 5 20 होता, तो 220। ठीक है, और 220 में 2 डेसिमल लगा दिए, इसका मतलब अपना मास 2.2 ग्राम निकल के आया। तो लास्ट ऑप्शन में 2.2 ग्राम है, थर्ड ऑप्शन में 4 ग्राम आया था, तो अपना ऑप्शन सी आंसर निकल के आराम से आ जाएगा। ऑप्शन सी सर डी है आंसर, आंसर डी दिया हुआ है। नहीं तो आंसर चेंज कर लेना, आंसर में सर करेक्शन वही होगा यहाँ पे। हाँ ठीक है, आंसर में करेक्शन होगा यहाँ पे। ठीक है, हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, आंसर में करेक्शन होगा। हाँ, और कोई डाउट है तो बोलो, जल्दी बोलो भाई, और कोई डाउट? और डाउट केवल 2-3 ही लोग पूछ रहे हैं, बाकी लोग डाउट नहीं पूछ रहे हैं, बहुत मार मारेंगे तुम लोग को हम लोग सब लोग के घर घर घूमना शुरू कर दे, ऐसे घर घूमते फिरते पहुंच जा रहे हैं, तो पूरा पूरा शिकायत करेंगे तुम लोग के घर पे आकर के कि होमवर्क नहीं पूछ रहे। जल्दी बोलो, और कोई डाउट? चलो, अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं।
क्या पढ़ाए थे लास्ट क्लास में एक बार देख लेते हैं। ये जो डिस्कशन किए हैं, ये डिस्कशन वाला पार्ट ऑल्दो लेक्चर में तो रिकॉर्डेड है ही, और उसके अलावा इसका भी पीडीएफ तुम लोग को हम भेज देंगे। और चलो ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। तो यहीं पे क्या पढ़ाए थे एक बार देख लेते हैं। तुम लोग का लेक्चर में तो लास्ट वीक तो हुआ नहीं था लेक्चर तुम लोग का, इससे पहले छुट्टी हो गया था। आज तुम लोग के ग्रुप में एक इन्फॉर्मेशन आया था आज, एक हम छोटा सा इन्फॉर्मेशन पास किए थे। शायद हम पहले भी पास कर चुके हैं इन्फॉर्मेशन, और अंशुल उस पर सवाल भी पूछा था। तुम लोग क्लास में एक बार कभी कुछ बताए थे हम पानी के आइस बनाने से रिलेटेड? यस सर, कि अलग अलग टेम्परेचर पर आइस बना सकते हैं, और रिसेंट स्टडी के अनुसार 100 डिग्री सेल्सियस पे भी बन सकता है। तुम्हारे ग्रुप में हम लोग एक मैसेज डाले, वैसे हम सारे ग्रुप में डाले थे, बट मेरा नाम तुम्हारे ग्रुप में एडिट नहीं था, तो इसीलिए उसमें नहीं डाल पाए थे। MIT के रिसर्च लैब में 100 डिग्री सेल्सियस पे भी आइस जमाया जा सकता है, ऐसा उन लोगों ने कर दिया बना करके। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे आइस का फॉर्मेशन पॉसिबल हो सकता है, जिसमें अंशुल ये सवाल पूछा था। ये इन्फॉर्मेशन हमको पता नहीं, एक लास्ट ईयर हम डिस्कस किए थे, जिसमें अंशुल ये पूछा था कि सर आइस गर्म होगा कि ठंडा। तो एक्चुअल में जैसे हमको ऐसा लगता है, हम सोचे थे कभी कि 100 डिग्री सेल्सियस अगर है तो 100 डिग्री सेल्सियस ही वो फील होगा। आइस का मतलब है वाटर का सॉलिडिफाइड फॉर्म, ठीक है। आइस का मतलब ठंडा नहीं, वाटर का सॉलिडिफाइड फॉर्म। तो 0 डिग्री H2O ही उसका फॉर्मूला है ना उस वाटर का। हाँ, मतलब H2O का सॉलिड फॉर्म हो, लिक्विड फॉर्म हो, गैसियस फॉर्म में है, तो सारा का सारा वैसे ही फॉर्म। तो जैसे हम लोग आइस कब बोलते हैं, जब वाटर सॉलिड फॉर्म में होता है। नॉर्मली लिक्विड फॉर्म में होता है तो पानी बोल दिया करते हैं, लिक्विड बोला करते हैं वाटर, और फिर वाटर वेपर बोल देते हैं। तो नॉर्मल वाटर बोले मतलब लिक्विड फॉर्म, आइस बोले मतलब उसी H2O का सॉलिड फॉर्म, और अगर वेपर बोले तो इसका मतलब उसी H2O का गैसियस फॉर्म। तो अगर हम लोग का सॉलिड फॉर्म 100 डिग्री सेल्सियस पे आ रहा, तो 100 डिग्री सेल्सियस को छुएंगे तो गर्म ही लगेगा, अपने को ठंडा कभी नहीं लगने वाला है। लेकिन हाँ ये है कि H2O का सॉलिड फॉर्म 100 डिग्री सेल्सियस पे एग्जिस्ट कर सकता है, थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज का। क्या पढ़ाए थे लास्ट क्लास में? अच्छा, लास्ट क्लास में क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस किए थे। क्या बोले थे तुम लोग को अगले क्लास में पढ़ाने को, कुछ याद है? कुछ भी याद है लास्ट क्लास में क्या बोलते थे पढ़ाने को अगले क्लास में? सर एम्पेरिकल फॉर्मूला, हाँ और सर कंसंट्रेशन टर्म। ओके, एक मिनट रुक जाओ, तुम लोग का हम अलग से सेक्शन क्रिएट कर देते हैं। रीड एम्पिरिकल फार्मूला, कंसंट्रेशन टर्म, वेपर डेंसिटी ये बोला होगा शायद से, है ना? यस सर। ओके चलो ठीक है। लेक्चर नंबर 10। चलो ध्यान दो। जैसे रिद्धिमा, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बोलो भाई रिद्धिमा, डेंसिटी का फॉर्मूला। बोल ही नहीं रही यार। स्वयं, डेंसिटी का फॉर्मूला? मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम। और कोई भी आदमी ये टर्म सुना है क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी? ये वर्ड सुना है कभी भी कोई भी? हाँ सर। क्या होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी? ये नहीं पता सर, बस नाम से थोड़ा सा आइडिया। किसी को भी आइडिया है स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? सर किसी एक पॉइंट पे जब जो मतलब कैसे समझाऊं, जैसे जो पोल्स पे रहता है वहां पे जो ग्रेविटी रहता है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहता है, तो उसको शायद बोलते हैं यही। नहीं, गलत समझा दिया तुम हमको। और किसी को मालूम है स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? किसी को ही मालूम है? सर रोह नाम का कुछ शब्द से रिलेटेड सर। रो तो खैर डेंसिटी ही होता है, वो कुछ नहीं है। चलो ध्यान दो। हम लोग जैसे एक छोटा सा टर्म यूज किया करते हैं, रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। इस टर्म को ध्यान रखना, ऑल्दो हमको लगता है कि शायद फिजिक्स में आ जाएगा तुम्हारे पास इसी साल, फ्लूइड डायनेमिक्स में, बट फिर भी हम डिस्कस कर रहे हैं इस चीज को। एक टर्म यूज करते हैं हम लोग, रिलेटिव डेंसिटी। और रिलेटिव डेंसिटी का बेसिक मतलब समझ लो कि जैसे अगर हम लोग रिलेटिव डेंसिटी वर्ड यूज कर रहे हैं, तो इसका सिंपल सा मतलब है डेंसिटी ऑफ वन सब्सटेंस with respect to
another substance या with respect to density of another substance या एक रेफरेंस सब्सटेंस भी हम लोग आराम से लेते हुए काम कर सकते हैं। तो जब भी कभी ये रिलेटिव डेंसिटी का पार्ट आएगा या रिलेटिव कोई भी नाम आएगा, रिलेटिव दिस, तो उस पार्टिकुलर वैल्यू को हम लोग किसी दूसरे सब्सटेंस के उसी पार्टिकुलर वैल्यू से डिवाइड करके काम कर रहा होता है। मतलब एक सब्सटेंस के रिलेशन में हम लोग का दूसरा जो सब्सटेंस है उसका डेंसिटी क्या है। जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास, तो क्या बोले थे, तो रिलेटिव एटॉमिक मास में मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। तो कार्बन 12 के एक एटम के 1/12 मास के रिस्पेक्ट में किसी दूसरे सब्सटेंस के एक एटम का क्या मास है, दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव एटॉमिक मास। ऑल्दो उसमें मास है लेकिन वो यूनिटलेस था, क्योंकि ऊपर भी कुछ नहीं था, ऊपर भी मास में ग्राम होता, नीचे भी मास में ग्राम था, ग्राम कैंसिल आउट होता। और बोला भी था कि रिलेटिव एटॉमिक मास इज नथिंग बट जस्ट ये मास नंबर। तो बेसिकली जब हम लोग रिलेटिव वर्ड लगाते हैं तो किसी भी एक क्वांटिटी के आगे अगर रिलेटिव लगाएंगे तो हम लोग एक यूनिट को ऊपर रखेंगे और जिसके रेफरेंस में बात करना है उस यूनिट को नीचे रखेंगे डिवीजन में, वहां से हम लोग रिलेटिव वाला पार्ट आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो रिलेटिव डेंसिटी का पार्ट है, इस रिलेटिव डेंसिटी के पार्ट में हम लोग हमेशा एक सब्सटेंस का डेंसिटी दूसरे सब्सटेंस के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं और लिखा जाता है ऐसा, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी एक सब्सटेंस दे रखा नहीं मालूम, विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ रेफरेंस मटेरियल। रेफरेंस सब्सटेंस ले लो, रेफरेंस मटेरियल ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो अगर हम लोग ऐसा मेंशन करें रिलेटिव डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो विथ रिस्पेक्ट टू वाटर का मतलब है कि हम लोग किसी भी सब्सटेंस के डेंसिटी वाले पार्ट को हम लोग डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड करके काम करेंगे। अगर रिलेटिव डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मान लो आयरन बोलता, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ आयरन कर लिया करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग रिलेटिव डेंसिटी आराम से मेंशन कर सकते हैं। अब एक चीज सोच के देखो, जैसे डेंसिटी का मतलब होता है मास बाय वॉल्यूम, तो मास वाला पार्ट हो गया ग्राम में के फॉर्म में, और अगर ग्राम लेंगे तो नीचे मिलीलीटर ले सकते हैं। तो ऊपर में हम लोग के पास ग्राम पर मिलीलीटर है, नीचे में भी डेंसिटी है मतलब ग्राम पर मिलीलीटर है। जो ग्राम का यूनिट कैंसिल आउट होगा, मिलीलीटर का यूनिट कैंसिल आउट होगा, तो ऊपर का और नीचे का जो भी यूनिट था वो यूनिट तो कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब ये जो पूरा वैल्यू है, ये जो पूरा रिलेटिव डेंसिटी वाला पार्ट है, ये हमेशा एक यूनिटलेस क्वांटिटी होगा, यहाँ पे कोई यूनिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। और ये जो रिलेटिव डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर होता है, इस चीज को हम लोग एक कॉमन लैंग्वेज में स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं। मतलब है एक्चुअल में एक जनरल टर्म स्पेसिफिक ग्रेविटी, लेकिन उसका एक नाम दे दिया, रिलेटिव डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब जैसे एक चीज सोचो, मान लो अगर हम लोग वाटर का डेंसिटी इन जनरल 1 ग्राम पर ml लेके चलते हैं, इन जनरल 1 ग्राम पर ml है, तो जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी डिफाइन करना शुरू करेंगे तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml। तो ऊपर भी ग्राम पर ml है, नीचे भी ग्राम पर ml है, मतलब डेंसिटी को d मान लिया, ठीक है। तो ऊपर भी ग्राम पर ml, ये तो खत्म हो गया, और नीचे डिवीजन बाय 1, तो ये पूरा वैल्यू d के बराबर ही आएगा। तो इन जनरल अगर सवाल में कभी डेंसिटी दिया या स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया, तो दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग इन जनरल सेम लेके चलते हैं, क्योंकि कभी भी स्पेसिफिक ग्रेविटी देता है तो हम लोग मान के चल सकते हैं केमिस्ट्री या फिजिक्स में, अनटिल अनलेस अदरवाइज कुछ मेंशन किया हो, तो हम लोग मान के चल सकते हैं कि हम लोग का जो वाटर है उसका डेंसिटी 1 ग्राम पर ml लेके चलना है। तो जब हम लोग रिलेटिव डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर मेंशन करेंगे, तब उस केस में हम लोगों को डेंसिटी बाय 1 मेंशन करके काम करना होगा। जब डेंसिटी बाय 1 मेंशन करके काम करेंगे तो हम लोग का सब्सटेंस का डेंसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू और रिलेटिव स्पेसिफिक ग्रेविटी का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम निकल के आएगा। तो ये एक टर्म थोड़ा ध्यान रखना, हो सकता है शायद फिजिक्स में अभी सुनने को मिले, हो सकता है कि फ्लूइड डायनामिक्स में ये चीज सुनने को मिले, बट अगर नहीं सुनने को मिलेगा तो क्लास 11th में तो डेफिनेटली ये चीज सुनने को मिलेगा ही मिलेगा। और केमिस्ट्री में कहीं कहीं मेंशन कर दिया जाता है, क्योंकि केमिस्ट्री है तो सब्सटेंस होगा, डेंसिटी होगा, तो ये टर्म एसोसिएट करना बहुत आसान सा काम है। लेकिन हम लोगों को केमिस्ट्री में रिलेटिव डेंसिटी से ज्यादा मतलब नहीं है, बस इस कंसेप्ट मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी से ज्यादा मतलब नहीं है, हम लोग इस रिलेटिव डेंसिटी टर्म से मतलब है कि हम लोग कैसे रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वन सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ अनदर सब्सटेंस। ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। इतने दूर को छाप लो, फटाफट नोट करो। सर हाँ बोलो। आप जो समझाए वो दोबारा बोल सकते हैं, मेरे को आपका आवाज नहीं आ रहा था। अच्छा, पूरा पूरा समझाना है? नहीं सर, वो कहाँ से? जो आप सर आप जो मतलब रिलेटिव डेंसिटी का मतलब डेफिनेशन लिखे, डेंसिटी ऑफ वन सब्सटेंस तो जैसे ये टर्म वो ध्यान सब वो रखना। उतना समझ लिए। अच्छा, तो उसके कहाँ बाद कहाँ से समझाना है? थर्ड तो लाइन? आप सर तीसरी बार रिलेटिव डेंसिटी लिखे विद रिस्पेक्ट टू H2O। अच्छा, तो जैसे मान लो कि रिलेटिव डेंसिटी बोला विद रिस्पेक्ट टू H2O, इसका मतलब जिस सब्सटेंस का डेंसिटी कैलकुलेट करना है, रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू H2O बोला, तो जिसका डेंसिटी कैलकुलेट करना है उसका डेंसिटी ऊपर रखेंगे और जिसके रिस्पेक्ट में डेंसिटी कैलकुलेट करना है उसको डिवीजन में डालेंगे। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ H2O इज कॉल्ड एज रिलेटिव डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू H2O। और अगर किसी भी सब्सटेंस का रिलेटिव डेंसिटी वाटर के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं तो उस चीज को हम लोग एक कॉमन लैंग्वेज में स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोल देते हैं। उसको रिलेटिव डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू H2 बोलो, वो जनरल टर्म है। तो H2 की जगह हम लोग H2 डाल सकते हैं, H2 की जगह अमोनिया डाल सकते हैं, मतलब आयरन डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर वाटर है तो उसका एक प्रिसाइज टर्म हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी भी आराम से बोल के काम कर सकते हैं। तो जैसे वाटर का डेंसिटी कितना होता है, तो 1 ग्राम पर ml। तो अगर हम लोग डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस रखे D और नीचे 1 ग्राम पर ml रख दिए, तो किसी भी चीज को 1 से डिवाइड करेंगे तो फर्क थोड़ी ना पड़ना है। तो इस केस में ये जो पूरा वैल्यू है रिलेटिव डेंसिटी का, वो एक्चुअल में सब्सटेंस के डेंसिटी के न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर ही होगा, क्योंकि इन जनरल वाटर के डेंसिटी को केमिस्ट्री में हम लोग 1 ग्राम पर ml लेके चलते हैं कैलकुलेशन में। चलो, अगर नोट कर लिया हो तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। जैसे मान लो यहाँ लिखा हम लोगों ने रिलेटिव डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू H2O। तो अगर हम लोग सिमिलर टाइप से एक गैसियस सिस्टम की बात करें, तो एक गैसियस सिस्टम वाले पार्ट में एक फॉर्मूला थोड़ा ध्यान रखना। ऑल्दो ये फॉर्मूला अभी काम का नहीं है, बट इसको हम लोग आगे यूज करेंगे, ठीक है? इस फॉर्मूले को बस अभी ध्यान रखना। हम कभी कभी इसको बार बार मेंशन करेंगे, तो बार बार मेंशन करते करते तुमको याद हो जाएगा फॉर्मूला। इसका मतलब क्या है कोई दिमाग नहीं लगाना है, इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे केवल कहीं कहीं पे, ठीक है? इस चीज को हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। और इस आइडियल गैस इक्वेशन वाले पार्ट में ये जो P वाला पार्ट होता है, ये P वाला पार्ट प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा जो V वाला पार्ट है ये वॉल्यूम ऑफ गैस को रिप्रेजेंट करता है। जो N वाला पार्ट है ये नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है। इस फॉर्मूले को याद नहीं रखना है बिल्कुल, बस देखो और नोट करके कॉपी में रखो। जब हम इसको जब जरूरत पड़ेगा आगे तो वहां पे फिर से मेंशन करेंगे, तो उस टाइम पे तुमको पता चल जाएगा कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। उसके अलावा R वाला पार्ट, इसको हम लोग गैस कांस्टेंट बोलते हैं। इसका एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है, जैसे पाई है तो पाई एक कांस्टेंट है, उसका वैल्यू मालूम है। तो सिमिलर टाइप से R वाला पार्ट एक गैस कांस्टेंट है, इसका भी एक सर्टेन वैल्यू है। और T वाले पार्ट को हम लोग आराम से टेम्परेचर बोल सकते हैं। मतलब अपने पास 5 वैल्यूज है। PV इज इक्वल टू nRT। दिस इज कॉल्ड एज आइडियल गैस इक्वेशन। क्यों बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन? जिसको रिसर्च करना होगा कर सकता है, लेकिन हम लोग को अभी नहीं समझना है, जब टाइम आएगा तो समझाएंगे इस चीज को। बट तुम्हारे कॉपी में चीज होना चाहिए, क्योंकि इसका हम लोग छोटा सा यूज करने वाले, केवल छोटा सा एक इंफॉर्मेशन यूज करने वाले हैं यहाँ पे। नोट करो इस फॉर्मूले को। सर गैस कांस्टेंट का वैल्यू क्या है? भूल गया, अभी हम बोले तो ये गैस कांस्टेंट का वैल्यू बताएंगे बाद में जब टाइम आएगा तब। अभी नहीं बता रहे।
सर छोटा सा इंट्रोडक्शन। छोटा सा इंट्रोडक्शन, ये वर्ड दे दिया ना, और कितने इंट्रो दे। ठीक है सर। चलो, अगर फॉर्मूला नोट कर लिया होगा तो हम लोग एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देते हैं। जैसे मान लो कि डेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग, हमें लक्ष्य डेंसिटी का फॉर्मूला क्या सुन रखा है बचपन से आज तक? ऊपर कर सकते हैं सर, नहीं लिख पाया था। लिख लो। बताओ भाई, लक्ष्य डेंसिटी का फॉर्मूला बचपन से क्या सुनते आ रहे हैं? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम। और कुछ हो सकता है क्या मास पर यूनिट वॉल्यूम के अलावा? बताओ। अच्छा हाँ, एक और सवाल है, ये सबके लिए सवाल है। सब्सटेंस का डेंसिटी चेंज हो सकता है क्या? नो सर। ये जनरल सवाल सबके लिए पूछ रहे हैं। एक सब्सटेंस का डेंसिटी चेंज हो सकता है क्या? हाँ या नहीं? सर अगर स्टेट में चेंज होगा तब हो सकता है मे बी। अगर नहीं, अगर स्टेट चेंज हो रहा है तो सब्सटेंस अगर बोल दिए तो सब्सटेंस का मतलब एक पार्टिकुलर फिजिकल स्टेट की बात कर रहा है, ठीक है? चेंज हो सकता है सर, चेंज हो सकता है। टेम्परेचर नहीं चेंज करेगा सर। टेम्परेचर सोच समझ के जवाब देना, ठीक है? सब्सटेंस का नहीं, टेम्परेचर भी कांस्टेंट लेके चल, अच्छा चलो ठीक है, हाँ ठीक है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट लेके चल रहा है। मान लो टेम्परेचर भी चेंज नहीं कर रहा है कि टेम्परेचर से एक्सपेंशन कंप्रेशन होगा, उस चीज को हम नेग्लेक्ट करके चल रहा है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम लोग सब्सटेंस का डेंसिटी चेंज कर सकते हैं, या फिर सब्सटेंस का डेंसिटी चेंज हो सकता है कि कांस्टेंट होता है? कांस्टेंट होगा सर कांस्टेंट, क्योंकि मास भी कांस्टेंट है और वॉल्यूम भी। सोच समझ के जवाब देना सब लोग, और जिसका जिसका आंसर आ गया हो गया। बाकी लोग जिनका आंसर नहीं आया सबको जवाब देना है। सब्सटेंस का डेंसिटी कांस्टेंट होगा हमेशा, हाँ या नहीं? गिवन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, सब्सटेंस का डेंसिटी कांस्टेंट होगा। चलो आद्या का जवाब आ गया, अंशुल का जवाब आ गया, मयंक? कांस्टेंट ही होना चाहिए। कांस्टेंट ही होना चाहिए। हिमांगी का जवाब आ चुका है। प्रवीण? सर कांस्टेंट। लक्ष्य का जवाब आ चुका है। रिद्धिमा? रिद्धिमा मेरा जवाब ही नहीं देती, डर लगता है क्या तुमको मेरे से? क्या? डर लगता है तुमको मेरे से? हाँ। मेरे से डर लगता है? ठीक है, बताओ आंसर बताओ, कांस्टेंट होगा कि चेंज हो सकता है? नहीं, कांस्टेंट होगा, हाँ या नहीं? कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होगा। और सानिध्य? कांस्टेंट होगा सर। स्मृति? स्वयं? यस सर। सर मैं तो इतनी देर से बोल ही रहा हूँ। अच्छा कांस्टेंट, सब लोग कांस्टेंट बोल रहा है। चलो दूसरा सवाल पूछते हैं। प्रेशर चेंज करने पे हमको नहीं मालूम, हम हाँ या ना में जवाब पूछे थे। चलो ठीक है। डिपेंडेंट क्वांटिटी है ना? क्या डेंसिटी? डिपेंडेंट क्वांटिटी है ना सर, टेम्परेचर और प्रेशर पे। टेम्परेचर और प्रेशर पे तो हमको पता नहीं है, प्रेशर पे भी डिपेंडेंट नहीं है एक्चुअली में बहुत ज्यादा, ठीक है? टेम्परेचर कांस्टेंट भी लेके चल रहा है। चलो उसकी बात नहीं कर रहे, सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, ठीक है? ये तो मालूम है। गैस का वॉल्यूम क्या होता है? अच्छा, सॉलिड लिक्विड गैस में, जैसे गैस है तो गैस में वॉल्यूम वाला पार्ट फिक्स नहीं होता, ठीक है? जबकि सॉलिड लिक्विड में वॉल्यूम फिक्स होता है। सॉलिड में शेप भी फिक्स होता है, वॉल्यूम भी फिक्स होता है। लिक्विड में वॉल्यूम फिक्स होता है बट शेप फिक्स नहीं होता। और गैस के केस में ना शेप फिक्स होता है ना वॉल्यूम फिक्स होता है। तो अगर मान लो कि हम लोगों का 1 kg मास ले रखे हैं जबकि वॉल्यूम फिक्स नहीं है, तो अगर वॉल्यूम चेंज हो सकता है तो डेंसिटी भी तो चेंज हो सकता है। और गैस के केस में जिस कंटेनर के अंदर उस गैस को रखे हैं उस कंटेनर का वॉल्यूम ही उस गैस का वॉल्यूम माना जाता है। तो अगर हम लोग गैस के 1 किलोग्राम को 1 लीटर के वॉल्यूम में रखे तो हम लोग वॉल्यूम गैस को 1 लीटर बोलेंगे। लेकिन अगर उसी 1 kg के मास को हम लोग 2 लीटर में रखे तो वॉल्यूम 2 लीटर होगा। मास तो सेम था 1 kg, लेकिन जो वॉल्यूम वाला पार्ट है वो वॉल्यूम वाला पार्ट तो 1 की जगह 2 हो गया। जब 1 की जगह 2 हो गया तो इसका मतलब डेंसिटी डेफिनेटली चेंज हुआ होगा। सॉलिड और लिक्विड के लिए चेंज नहीं होता क्योंकि एक फिक्स टेम्परेचर पे
कोई एक्सटर्नल कंडीशन नहीं है, मान लो कोई एक्सटर्नल फैक्टर टाइप का पार्ट नहीं है, तो एक फिक्स टेम्परेचर पे वॉल्यूम ऑलमोस्ट फिक्स्ड है और मास भी फिक्स्ड है, तो सॉलिड और लिक्विड के केस में डेंसिटी कांस्टेंट रहेगा। लेकिन गैस के केस में जो वॉल्यूम है, क्योंकि यही वेरिएबल हो सकता है सेम मास होते हुए भी, तो इसका मतलब डेंसिटी गैस के केस में कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता है। तो सवाल का ध्यान रखना, दो सब्सटेंसेस अगर बोलते हैं सॉलिड लिक्विड, तो स्टेटमेंट कांस्टेंट रहता है, सही है। लेकिन अगर गैसेस होता तो डेंसिटी चेंज भी हो सकता है। अब एक चीज बताते हैं तुमको कैसे डेंसिटी चेंज हो सकता है। जैसे एक चीज देखो, मान लो हम लोग ऊपर जो फॉर्मूला लिखे हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आ रहा है, वैसे भी बचपन ही है तुम लोग का, बट पढ़ते तो आ रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास। तो अगर मान लो पीवी इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास इंटू आरटी कर दे हम लोग, तो इस पूरे पार्ट में इस मोलर मास को उठा के दूसरे साइड ले जाओ और वॉल्यूम को उठा के नीचे ले आओ, तो प्रेशर इंटू मोलर मास इज इक्वल टू वेट या मास भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाय वॉल्यूम इंटू आरटी। और बचपन से ये चीज पढ़ते आ रहे हैं। मास बाय वॉल्यूम का मतलब होता है डेंसिटी, तो इस केस में पीएम इज इक्वल टू डी इंटू आरटी। तो जो डेंसिटी है वो डेंसिटी वाला पार्ट को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें, डेंसिटी इज इक्वल टू पीएम अपॉन आरटी, तो जो डेंसिटी है वो प्रेशर के ऊपर टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इनफैक्ट अगर टेम्परेचर भी कांस्टेंट रख दें हम लोग तो भी प्रेशर के ऊपर डिपेंड कर रहा, क्योंकि नॉर्मली होता क्या है, अगर हम लोग गैस को बड़े वॉल्यूम में लेके जाएंगे तो प्रेशर कम हो जाता है। तो ऐसा नहीं है गैस के केस में कि डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को हमेशा मास और वॉल्यूम चाहिए। अगर हम लोग को एक गैस का डेंसिटी कैलकुलेट करना है तो हम लोग प्रेशर, मोलर मास, आर का वैल्यू और टेम्परेचर इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस एक पार्टिकुलर पार्ट का ध्यान रखना। तो अपने पास दो फॉर्मूला है, आइडियल गैस इक्वेशन, उसी का एक मॉडिफिकेशन पीएम इज इक्वल टू डी आर टी, जहाँ पे डी वाला पार्ट डेंसिटी ऑफ गैस मेंशन कर सकते हैं हम लोग, लेकिन केवल एक गैसियस सिस्टम के लिए होगा, सॉलिड लिक्विड के लिए नहीं होगा। और एम वाले पार्ट का मतलब हो गया मोलर मास, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। तो गैस का डेंसिटी हम लोग इस फॉर्मूले से भी आराम से रिलेट कर पाएंगे, D इज इक्वल टू पी एम अपॉन आर टी, और इस चीज को हम लोग अभी यूज करेंगे क्वेश्चन में, तो इसलिए ये पार्ट भी तुम लोग को नोट करना है। नोट डाउन कर लो इस चीज को, यहाँ से नोट करना शुरू कर दो। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वाले पार्ट में हम लोग नंबर ऑफ मूव्स को W अपॉन M से रिप्लेस कर दिया। ये दोनों फॉर्मूला बस देख लो और इसको अभी याद मत करना, कहीं एप्लीकेशन आएगा तो कॉपी पलट के देखना, और जब टाइम आएगा तो हम लोग इसको बहुत इफिशिएंटली यूज करते जाएंगे। स्मार्ट पे बुक करो सर, स्मार्ट पे बुक करो। चलो अगर नोट कर लिया तो फिर हम लोग वापस से आते हैं। जैसे ऊपर जो फॉर्मूला लिखा था उस चीज पे आते हैं, रिलेटिव डेंसिटी का। रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ रिफ्रेश सब्सटेंस। तो जैसे मान लो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हम लोगों ने, रिलेटिव डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो अभी हम लोगों को एक और फॉर्मूला मालूम पड़ा है डेंसिटी वाले पार्ट का, कि गैस के केस में डेंसिटी इज इक्वल टू पी एम अपॉन आर टी। तो रिलेटिव डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू, अगर हम लोग किसी गैस की बात करें विथ रिस्पेक्ट टू गैस, मान लो 1 बोल देते हैं, तो रिलेटिव डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू गैस 1 विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एनी गैस, हमको नहीं मालूम कौन सा गैस है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ गैस 1, आराम से मेंशन कर सकते हैं। ये बस उसी फॉर्मूले का छोटा सा मॉडिफिकेशन है, डेंसिटी ऑफ एनी गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ गैस 1। और क्योंकि अपने पास फॉर्मूला है डेंसिटी ऑफ गैस इज इक्वल टू P इंटू एम अपॉन आर टी, तो डेंसिटी ऑफ गैस को हम लोग प्रेशर इंटू मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाई
गैस कांस्टेंट T और टेम्परेचर में लिख सकते हैं, और नीचे वाले पार्ट को भी हम लोग P इंटू मोलर मास ऑफ गैस 1 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई R इंटू टेम्परेचर। तो अगर हम लोग इस पूरे कैलकुलेशन को, क्योंकि हम लोग रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सेम कंडीशन होना चाहिए, मतलब प्रेशर टेम्परेचर सेम होना चाहिए। तो अगर सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर पे इस चीज को मेजर करेंगे तो P कैंसल आउट होगा, R कैंसल आउट होगा, T कैंसल आउट होगा, बचेगा क्या अपने पास? तो मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ गैस 1। मतलब जिस गैस के रिस्पेक्ट में डेंसिटी कैलकुलेट करना है, तो गिवन सब्सटेंस के या गिवन गैस के मोलर मास को बस दूसरे गैस के मोलर मास से डिवाइड कर दो। यहाँ पे बिना डेंसिटी के अपना काम हो जाएगा। जैसे रिलेटिव डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर लिखा था, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर लिखा, बट अगर गैसियस सिस्टम है तो डेंसिटी भी नहीं चाहिए। मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस गैस आराम से मेंशन कर सकते हैं। तो हम लोग ऐसा मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, जिसको नोट करने की जरूरत नहीं है। रिलेटिव डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू गैस अगर मेंशन करें, गैस एक्स मेंशन कर देते हैं, तो इस केस में मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ एक्स मेंशन आराम से करते हुए काम कर सकते हैं। ये एक पार्ट हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना होगा, जिसके ऊपर हम लोग कैलकुलेशन बेस कर सकते हैं। और अगर मान लो, और ये सवाल हम तुमसे पूछने वाले हैं, अगर मान लो रिलेटिव डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू H2 बोला, तो उस केस में हम लोग क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं? स्वयं बताओ। रिलेटिव डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू अगर H2 बोला तो क्या फॉर्मूला लिखे यहाँ पे? जल्दी बताओ। क्या सर? अगर रिलेटिव डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू H2 बोला तो क्या फॉर्मूला लिखे यहाँ पे? हाँ, तो सर आपका बेस में H2 चल जाएगा। हाँ, और ऊपर मोलर मास वाले पार्ट में, तो H2 का अगर हाँ। मोलर मास लिखे, कितना होता है H2 का मोलर मास? 2 मोलर मास ग्राम्स। 2, ठीक है। तो अगर हम लोग रिलेटिव डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू H2 लिखे, तो यहाँ से वैल्यू आएगा मोलर मास बाई 2, और इसी रिलेटिव डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू H2 वाले पार्ट को हम लोग दूसरे लैंग्वेज में, जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी बोला था, सिमिलर टाइप से इसी को दूसरे लैंग्वेज में हम लोग वेपर डेंसिटी भी बोलते हैं। तो इतना जो कहानी बताया है वो सब कहानी याद नहीं रखना है तुम लोगों को। तुम लोग को दो चीजें याद रखनी है। पहला चीज, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है वो बस ध्यान रखो, केमिस्ट्री में यूज नहीं पड़ेगा, बट ध्यान रखना ताकि कहीं भी अगर वो टर्म मिले तो आराम से उसको यूज कर पाए। लेकिन मेन पार्ट तुमको याद रखना है वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या निकल गया अपने पास? वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास बाई 2। तो सिंपली ये फॉर्मूला ध्यान रखना, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास बाई 2। ऑल्दो ये फॉर्मूला लिख के भी काम चल सकता था, हम केवल ये फॉर्मूला लिखते और तुम्हारा काम हो जाता, लेकिन फिर भी हम ये पूरा डिटेल बताए ताकि अगर एक दो क्वेश्चन इसे थोड़ा घुमा के पूछा जाए तो भी आंसर दे पाए। बट हम लोगों को बेसिकली वेपर डेंसिटी का ये फॉर्मूला याद रखते हुए काम करना है। इस एक चीज का ध्यान रखना। वेपर डेंसिटी का मतलब क्या हो गया? रिलेटिव डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू H2 गैस। और कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाई 2। और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन वाले पार्ट पे आएंगे, तो यहाँ से नोट करना शुरू कर लो। रिलेटिव डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू गैस X। फॉर्मूला नोट करो पूरा, और उसके बाद हम लोग दो तीन क्वेश्चंस करेंगे।
फॉर्मूला नोट करने के बाद जस्ट उसके नीचे क्वेश्चन दे रखा है, डेंसिटी ऑफ ओजोन रिलेटिव टू ऑक्सीजन अंडर द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट करो और ट्राई करके देखो क्या आंसर होना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है बट ट्राई करके देखना है। और ये फॉर्मूला याद रखना ही रखना है तुम लोग को, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास बाय 2। ऑल्दो हम लोग बहुत बार रिपीट करेंगे पर ध्यान रखना है इस चीज को। ऑप्शन सी ओजोन विथ रिलेटिव टू ऑक्सीजन। हाँ ठीक है, ऑप्शन सी आंसर होना चाहिए 3/2 1.5। सवाल में मेंशन किया है डेंसिटी ऑफ ओजोन रिलेटिव टू ऑक्सीजन, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ओजोन विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन बोला गया है। तो इसका मतलब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, मोलर मास ऑफ ओजोन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ O2। ओजोन का मोलर मास कितना होगा, तो 16 × 3, और O2 का मोलर मास कितना होगा, तो 16 × 2। 16 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 3/2 बच के आएगा। इसका मतलब 1.5 आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। फटाफट छाप लो इस चीज को, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग क्या ले लें, क्वेश्चन नंबर 8 लिया जा सकता है। चलो ट्राई करके देखो। एक मिनट, क्वेश्चन लिया थे स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 8, ये एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करके देखो इसको। वेपर डेंसिटी ऑफ a gas is 11.2, volume occupied by 2.4 grams of this at STP will be। सोच के देखो, अच्छा सवाल है, दिमाग ला करके देखो। बहुत भारी भी नहीं है बट अच्छा सवाल है। और बहुत सारी चीजें हैं इसमें, तो ढंग से कनेक्ट करना इन चीजों को। 2.4 लीटर्स है क्या सर? 2.4 लीटर है क्या सर? यस सर। हाँ ठीक है, 2.4 लीटर होगा। 2.4 लीटर है ऑप्शन 4। तो किसका इसका आंसर आ गया? हिमांगी का तो आंसर आ गया, और किसका आंसर आ गया? सर मेरा आया। आद्या का भी आंसर आ गया। और कौन है भाई? सर एक आदमी कोई गायब हो गया, कौन गायब हो गया? लक्ष्य है, सानिध्य है, स्वयं है, कौन नहीं है? 11 लोग थे ना भाई अभी। मयंक, आद्या, अच्छा रिद्धिमा, ओके। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आद्या का आ चुका है, हिमांगी का आ चुका है, स्वयं शायद आ चुका है। बाकी लोगों का स्मृति का भी आ गया, बढ़िया। चलो डिस्कशन शुरू करते हैं। सवाल ने बोला है वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज 11.2। तो इस केस में वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? सीधा सिंपली मोलर मास बाय 2। तो इसका मतलब मोलर मास इज इक्वल टू 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी बोल सकते हैं। तो 2 × 11.2 मतलब 22.4 लिखा जा सकता है, ठीक है। और सवाल ने बोला है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2.4 ग्राम ऑफ दिस एट एसटीपी विल बी। तो इस पूरे के पूरे केस में, मतलब इस पूरे के पूरे सिनेरियो को अगर हम लोग कंसिडर करें,
तो जैसे हम लोगों को मालूम है कि मोलर मास वाला पार्ट 22.4 है, ऑल्दो हम इसको दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हम चलो ठीक है पहले एक सिंपल तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं कि जो वेट वाला पार्ट है वो 2.4 के बराबर दे रखा, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास, ठीक है, एक तो ये चीज, और दूसरा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। तो जितना नंबर ऑफ मोल्स है 2.4 ग्राम में उतना ही वॉल्यूम भी रहेगा, मतलब उतना ही नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम के साइड से भी आएगा। तो आराम से 2.4 डिवाइडेड बाय 22.4 will be equal to वॉल्यूम v divided by 22.4 से रिलेट कर सकते हैं, ये कैंसिल आउट होगा, वॉल्यूम वाला पार्ट 2.4 निकल के आ जाएगा, तो ऑप्शन डी आंसर होना चाहिए। लेकिन फिर से वही सेम चीज, ये बहुत ही जनरलाइज केस है, मतलब इससे फास्टली काम कर सकते हैं। जैसे उसको इस तरीके से समझो कि मोलर मास का बेसिक मतलब क्या होता है, मोलर मास का डेफिनेशन क्या होता है, मैथमेटिकली बात नहीं कर रहे, थियोरेटिकली बात कर रहे हैं। तो मोलर मास का मतलब क्या होता है, एक मोल का मास कितना है, ठीक है। तो एक मोल का जो मास है वो 22.4 ग्राम के बराबर है, ठीक है, पहला चीज। दूसरा, एक मोल एसटीपी कंडीशन पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, तो एक मोल वाला पार्ट एसटीपी कंडीशन पे 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है, तो इसको मोलर वॉल्यूम भी तो बोल सकते हैं हम लोग लॉजिकली। जैसे एक मोल का मास मोलर मास है, तो एक मोल का वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम है, तो एक मोल का मास 22.4 ग्राम है, एक मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर है। तो दिख रहा है यहाँ पे जितना मोलर मास है उतना ही मोलर वॉल्यूम भी है, या फिर जितना मास है 22.4 उतना ही वॉल्यूम भी निकल के आ रहा है 22.4। तो जितना मास उतना ही वॉल्यूम, तो अगर मास 2.4 है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2.4। इसका मतलब इतना कैलकुलेशन जो किया हम लोगों ने इसकी जरूरत नहीं है, अगर क्वेश्चन को ढंग से सोचे तो उसके बिना भी क्वेश्चन को कनेक्ट किया जा सकता है। ऑल्दो देखो जैसे मैथमेटिकल फॉर्मूला तो लास्टली होता ही होता है, मैथमेटिकली हम लोग को लास्ट में काम करना ही करना है, लेकिन अगर चीजों को यूनिटरी मेथड से रिलेट करके देख पाए तो बेस्ट होगा कि हम लोग का एक मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर, एक मोल का मास इधर 22.4 दे रखा, तो इसका मतलब हम लोग आराम से वॉल्यूम को डायरेक्टली रिलेट करके काम कर सकते हैं। तो अगर नहीं सोचना इतना तो नंबर ऑफ मोल्स के थ्रू सीधा कैलकुलेशन कर लो, तो भी आराम से काम हो जाएगा। तो इस केस में ऑप्शन डी वाला पार्ट आराम से आंसर निकल के आएगा। तो मेरे हिसाब से आज का टॉपिक सबको समझ आया होगा, टॉपिक समझना भी नहीं है, ये फॉर्मूला रटना है तुम लोगों को, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास बाय 2। ऑल्दो टॉपिक के समझने का कुछ पार्ट था उसमें, बट तुम लोग को ये जो वैल्यू है इसको रट करके चलना है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, एवरेज मोलर मास। वो एवरेज मोलर मास क्या होता है, उसमें वेपर डेंसिटी भी हम लोग इंक्लूड कर लेंगे, और उसको हम लोग आगे हर जगह पे यूज करेंगे, जैसे इंपेरिकल फॉर्मूला है वहां पे भी यूज कर सकते हैं परसेंटेज कंपोजिशन में, तो इसीलिए ये फॉर्मूला थोड़ा मालूम होना चाहिए। तो आज के लिए तो इतना ही, और होमवर्क नोट करना शुरू करो, आज तो और भी ज्यादा होमवर्क होगा। एक्सरसाइज में आज ज्यादा होमवर्क नहीं होगा मेरे हिसाब से, सारे क्वेश्चन तो तुम लोग को दे ही दिया हम लोगों ने। कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होमवर्क देते हैं आज। एक्सरसाइज 1 में होमवर्क नोट करना, एक मिनट स्क्रीन शेयर करने दो। एक्सरसाइज 1 में ये सब क्वेश्चन होमवर्क दे दिया है क्या तुम लोग को एक्सरसाइज 1 में 3 4 5 6 7 8 9? यस सर। यस सर, आप पहले टर्न में 40 क्वेश्चंस दिए थे। बहुत बढ़िया, ऐसा ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 एक्सरसाइज 1 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, ये सब बहुत भारी सवाल है, अभी पढ़े भी नहीं हम लोग। आज कोई क्वेश्चन था ना जिसमें एसटीपी कंडीशन दे रखा था, जो हम बोले थे अभी नहीं बना सकते, एक लेक्चर रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 36 ट्राई करके देखना। 36 का इंफॉर्मेशन आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 47 में डिस्कस कर लिया है। सर 36 कौन सा एक्सरसाइज का है? 2 एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 36। एक्सरसाइज 2
हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 44, इसमें पहले लाइन में वेपर डेंसिटी दे रखा है, अब सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 67 तो अभी तुम लोग को दे दिया है, तो इसको तो करने की जरूरत नहीं है। 68 अभी तो सॉल्व नहीं कर सकते, चलो ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3 का, एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 4, ये वैसे शायद वही सवाल है, तो अब तो बन जाएगा, फिर भी एक बार ट्राई कर लेना ढंग से। 4, 5, क्वेश्चन नंबर 8 तो अभी हम लोगों ने क्लास में कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, उसके बाद ट्वेंटी सिक्स वैसे यूनिटरी मेथड ट्राई करके देखना, बट इसका एक्चुअल तरीका कुछ और होगा, बट तुम लोग इसको ट्राई करके देखना अपने अपने तरीके से भी। सर अभी एक क्वेश्चन दिखा था, CO2 इज पास्ड ओवर रेड हॉट कोक, क्या होगा सर उसमें? आग लगेगा और क्या होगा, कहाँ है? CO2 इज पास्ड ओवर रेड हॉट कोक, कहाँ है भाई? ये तो रहा सर, यहीं पर था अभी। यहीं पे था। अच्छा 38, तो जब यस सर। जब CO2 वाला पार्ट कार्बन के साथ कंबाइन करेगा, तो देखो यहाँ क्या दिख रहा है। सर आप बोले आग लगेगा। तो आग तो लगेगा ना, क्या दिक्कत है? रेड हॉट कोक है, CO का फॉर्मेशन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का। क्वेश्चन नंबर 47 एक्सरसाइज 3 का। एक्सरसाइज 4 में क्वेश्चन नंबर 6, जो नीट वगैरह का जो एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 6। यही चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ दे रखा है वेटेड एवरेज एटॉमिक मास, ये चीज क्या होता है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे। सॉरी 26, क्वेश्चन नंबर 26, 31, 42,
59. चलो इतने क्वेश्चंस ट्राई करना, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, एवरेज एटॉमिक मास और एम्पिरिकल फार्मूला वाला पार्ट। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकते हैं, जो भी डाउट है। बताओ भी, कोई डाउट है किसी को? कोई भी डाउट? हाँ बोलो। सर वो मतलब हम लोग का यूनिट टेस्ट होगा तो हाँ उसमें केमिस्ट्री का पोर्शन में तो जो दिया हुआ है वो तो पढ़ लिए हैं, बस एक है कि जो न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू सॉल्यूशंस, कंसंट्रेशन और सॉल्युबिलिटी वाला जो नहीं था। यूनिट टेस्ट कौन सा तुम्हारे स्कूल में होने वाला है? हाँ हाँ सर। कब कब होने वाला है? सर 25 से होने वाला है और शेड्यूल मिला है तो पहला साइंस ही है। अच्छा, तो बताओ क्या करना है, बताओ। सर न्यूमेरिकल्स डिस्कस करना था। तो कंसर्न मेरा अगला वीक का क्लास कब लगा है विशाल सर? 8 में? ओके, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं, तुम्हारा अगले वीक हम डाउट क्लास अलग से अरेंज कर देंगे। जिस दिन तुम्हारा क्लास नहीं होगा ना, उस दिन जब भी हम फ्री होंगे, सुबह फ्री होंगे। अभी स्कूल चल रहा है क्या तुम्हारा? यस सर। कितने बजे तक? सर 8 से 11:30। 8 से 11:30। तो ठीक है, 11:30 से लेकर के 2:30 बजे के बीच में, जिस दिन क्लास नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी स्कूल भी है, शाम में कोचिंग है, तो उस दिन एक्स्ट्रा एफर्ट मत लगाना। जिस दिन क्लास नहीं है तो विशाल सर से एक बार बोल देना कि सर हमको केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट का कुछ डाउट क्लास चाहिए। तो वो सब टॉपिक जो तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में आना है उसको हम ब्रीफली समझा देंगे, जितना क्लास 9th के लेवल पे दे रखा है। तो कंसंट्रेशन टर्म तुमको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, मतलब बहुत छोटा है, उसमें 2-3 ही पार्ट है, बट आराम से समझ में आ जाएगा। और उसके सारे न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे लोग एनसीईआरटी। और कोई डाउट बोलो जल्दी, और कोई डाउट? चलो अगर नहीं है तो आज के लिए क्लास एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए इतना।